इस वक्त मैं लखनऊ के मशहूर यूनिवर्सिटी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। मैंने अपनी शुरुआती पढ़ाई जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ यानी मऊ से की। फिर उसके बाद इलाहाबाद पढ़ने चले गए, वहाँ से हमने बीए। फिर उसके बाद हम लोगों ने कूच किया जेएनयू का नाम सुनकर के जेएनयू की तरफ। जेएनयू से एमए किया, एमफिल किया और पीएचडी। जेएनयू में जब सामाजिक न्याय की बात जब शुरू हुई तो हम लोगों ने भी अपने मुद्दे, अपनी बातों को भी वहाँ पे उठाना शुरू। मुद्दा हम लोग का यही था कि जब समाज में इस तरह की बात न हो करके हिंदुस्तानी जो मुसलमान हैं उनके अंदर सोशल एस्पेक्ट से देखा जाए, समाजी नजरिए से देखा जाए तो जात पात का निजाम पूरी तरह से हावी है। शादी ब्याह को लेकर के, उठने बैठने को लेकर के, बातचीत को लेकर के, कब्रिस्तान तक को लेकर के फर्क आपको दिख जाएगा। बहुत ये फर्क साफ है। तो जब हम लोगों ने जेएनयू में इस पे चर्चा की तो कुछ लोगों को तो बड़ा अच्छा लगा, कुछ लोगों के भौं चढ़ गई। लोग खिलाफ भी हो गए कि ये मुसलमानों में भी अलग अलग बिरादरी में बांटने या तफरीक करने की बात करते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोगों ने जो किताबों में पढ़ा है उसी बात को लेकर के हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसलिए कि अगर हम उर्दू की बात करते हैं तो अगर उर्दू के लोगों की भी बात करें तो उर्दू के सबसे बड़े शायरी, जिसको उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा जाता है, वली, उनके यहाँ एक शेर है कि हर तरफ हंगामे अजलाफ है, हर तरफ हंगामे अजलाफ है, मत कसों से मिल अगर अशराफ है। तो अशराफ अजलाफ की बात तो लिटरेचर में भी देखने को मिलती है, समाज में भी देखने को मिलती है। तो हम लोगों ने लिटरेचर को खंगालना शुरू कर दिया। तारीख पे तारीख हम लोग इस तरह से अलग अलग पीरियड की पढ़ते गए तो लिटरेचर में भी हमें मिलता है। अगर हम सिर्फ उर्दू की बात करें या फिर उस पर जो हम लोग जेएनयू में जो इस पर चर्चा करते थे उस पर बात करें तो चाहे मिर्जा गालिब हो, मीर तकी मीर हो, कुर्तुलैन हैदर हो, सबके यहाँ कहीं न कहीं ये कास्ट सिस्टम के रवैये या नजरिया देखने को मिल जाता है। लेकिन उर्दू अदब को लेके एक जो सवाल उठाया जाता है कि ये केवल इश्क और मुश्क की जुबां बना के रख दी गई है, इसमें बाद के दिनों में कोई विमर्श नहीं आया जिस तरीके से हिंदी या फिर जो दूसरी भारतीय भाषाओं में आया। आप उसको किस रूप में देखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, उर्दू में भी इस तरह की बात हुई थी। और इसके लिए मैं मिसाल देके कह सकता हूं कि मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है, मुकदमा शेर व शायरी, जिसमें उन्होंने गजल की कमी गिनाई, कसीदे की कमी गिनाई। उन्होंने नज्म और मसनवी की बड़ी तारीफ की। कहा कि हमें ऐसा अदब लिखना चाहिए या तख्लीक करना चाहिए जो हमारे समाज में बदलाव ला सके। और बहुत साफ लफ्जों में कहा कि हमें ऐसा अदब तख्लीक करना चाहिए जिससे समाज को फायदा पहुंचे। उस वक्त तक ये बात दिखती थी, लेकिन बाद में हमारे यहाँ 1857 और 1947 के बाद उर्दू अदब में बहुत कुछ बदलाव दिखने लगता है। इतने मसाइल आ जाते हैं कि आदमी फिर उस तरफ ज्यादा नहीं सोच पाता है। लेकिन आज के दौर में अगर देखा जाए तो वही जो उर्दू के अदब हैं, नावल लिखते हैं, अफसाने लिखते हैं, नज्म लिखते हैं, तो कहीं न कहीं उनके अफसानों में, नावलों में, गजलों में ये सब बातें देखने में आती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं अल्लामा इकबाल का जिक्र करूंगा या फिर गोरखपुरी का जिक्र करूंगा। अल्लामा इकबाल ने भी इस पर लिखा है, आह शूद्र के लिए हिंदुस्तान गमखाना है। तो उनकी नज्म जो गुरु नानक है उसमें आप देख सकते हैं। फिर आप गोरखपुरी ने अछूत के नाम से बाकायदा एक नज्म लिखती है। हमारे यहाँ जो नावल लिखे गए, नावलों में खूब जिक्र है। प्रेमचंद के यहाँ देख लीजिए, इस्मत चुगताई के यहाँ देख लीजिए। फिर उसके बाद जो बाद के लोग हैं अफसाना निगार, उनके यहाँ मैं तो 25 मतलब अफसाना निगारों का जिक्र कर दूंगा जिसमें ये बातें आती हैं कि जहां पे दलित मुसलमान या दलितों की बात खुल करके हमारे यहाँ उर्दू में लिखी गई है। ऐसा नहीं कि विमर्श हमारे यहाँ उस तरह से नहीं हुआ, तनकीद की सतह पे जो होना चाहिए था, हाँ ये उसमें कमी है। लेकिन पूरी तरह से हम इसको नकार नहीं सकते कि उर्दू अदब में नहीं है। उर्दू अदब में अब तो नवाब सादिका सहर जो शायरी करती हैं, महाराष्ट्र से हैं, उनकी नज़में उठा करके देख लीजिए। उनकी शायरी बाकायदा इसे है, मतलब कहीं न कहीं आपको उसमें जरूर ये सब मिल जाएगा। चाहे नवाब सादिका सहर हो, सलाम बिन रज़ा का अफसाना पढ़ लीजिए, असरार गांधी का अफसाना पढ़ लीजिए। सलाम बिन रज़ा का अफसाना बहुत अच्छा है, जो कुल्हाड़ी के नाम से है, कि एक दलित औरत को किस तरह से इस्तेहसाल किया जाता है, बाद में वो कुल्हाड़ी लेकर के निकल जाती है।
मैं तो समझता हूं कि वो कहानी कहीं न कहीं फूलन देवी की तरफ इशारा करती है कि जब उसकी इज्जत लूटी गई तो वो हथियार उठा लेती है और यहाँ इस अफसाने में वो कुल्हाड़ी लेकर के बदला लेने के निकल जाती है। तो इसमें विमर्श कहीं न कहीं है, दलित विमर्श कहें या स्त्री विमर्श पूरी तरह से है उर्दू अदब में भी। हाँ, ये है कि जिस तरह से हिंदी में आया है उसकी अगर परसेंटेज की बात करें या उसकी लय की बात करें तो उर्दू में उसकी लय थोड़ा सा धीमी है, लेकिन है जरूर। ये सब सारी चीजें हैं हमारे यहाँ। जैसे देखने को मिलता है कि खास करके माइनॉरिटी इदारे हो गए या फिर जो दूसरे मेन स्ट्रीम के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें, तो खास करके कहीं न कहीं अब पिछले कुछ दिनों से एकेडमिक्स में ओबीसी के अपॉइंटमेंट होने शुरू हो गए हैं, लेकिन उर्दू एक ऐसा डिपार्टमेंट है, इस पे अभी भी हमारे जो एक्टिविस्ट हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे बैकवर्ड को अभी एंट्री नहीं मिल रही है। तो इसको अब किस रूप में देखते हैं? ये समाज की सच्चाई है कि खास तौर से माइनॉरिटी में ओबीसी को लेकर के अभी भी बहुत भ्रम की स्थिति है। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अभी भी मुस्लिम ओबीसी के नाम से उस तरह से जो फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। हमने इस मामले में एक प्रोग्राम करवाया था जेएनयू में, जिसमें प्रोफेसर इम्तियाज साहब जो सोशल साइंस में थे, जहां तक मैं समझता हूं, उनकी किताब भी हिंदुस्तानी मुसलमान, सोशल पॉलिटिकल, उनका जो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के स्पेशलिस्ट, तो उनका जो मामला है वो उस तरह से उन्होंने कहा भी था। उसमें अनवार आलम पाशा भी थे, जिन्होंने ये बात, हम लोगों ने जब सवाल ये एक मौजू बना करके उनसे पूछा था, इस पर डिबेट कराया था, तो दोनों टीचरों में बाकायदा बहस शुरू हो गई। अनवार आलम पाशा कहीं न कहीं अशराफिया तबके की नुमाइंदगी करते हुए दिखे और प्रोफेसर इम्तियाज सोशल एस्पेक्ट से बात करते हुए दिखे थे। तो वहां मुसलमानों में कहीं न कहीं जो वो मिसाल हम दे सकते हैं कि एक तरफ प्रोफेसर इम्तियाज साहब हो गए थे एक ग्रुप की तरफ, दूसरे ग्रुप की नुमाइंदगी अनवार आलम पाशा कर रहे थे, जबकि वो मेरे उस्ताद है अनवार आलम पाशा साहब। हमारी बाकायदा इस बात पे उनसे डिस्कशन भी चलती रही, होता रहा डिस्कशन कि किस तरह से क्या होना चाहिए। वो कहीं न कहीं इसकी हिमायत तो करते हैं, लेकिन जहां देने की बात आती है तो वो कहीं न कहीं उसे मुकरते हुए या पीछे हटते हुए दिखाई देते हैं। ये बहुत साफ है और ये सीन पूरे हिंदुस्तान में दिखाई देता है कि अभी भी जो ऊपर के लोग बैठे हुए हैं, समाज में जो ओबीसी है, खासतौर से ओबीसी मुस्लिम, उसको नुमाइंदगी देने में भी दिक्कत आती है। ये सच है। लेकिन हाँ, अब समाज बदल रहा है, सियासत बदल रही है, माहौल बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं। अब लोगों को लगने लगा है कि नहीं, बहुत हो चुका है, अब इनको हक इनका देना चाहिए। इसकी पीछे वजह यह है कि लोगों ने अपना हक मानना शुरू कर दिया है। जब तक लोग हक नहीं मांगते हैं तब तक कोई देता नहीं है। अब पिछड़े मुसलमानों की आवाज सिर्फ स्टेट लेवल पे नहीं, नेशनल लेवल पे उठने लगी है। अब ये नेशनल या इंटरनेशनल पर्चों में भी ये छपने लगी है, ये टॉपिक बनने लगी है। तो इसलिए लोगों को लगने लगा है कि नहीं, अब इनको इनका हक मिलना चाहिए, चाहे इसके लिए भले अभी कुछ कम ही मिले, लेकिन मिलना कुछ ना कुछ अब शुरू हो गया है, बात चर्चा शुरू हो गई है। अच्छा, ये बताइए कि पिछले दिनों जिस तरीके से चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, किसी भी तबके का जो पिछड़ा है उसको एकेडमिक में प्रतिनिधित्व नहीं मिलता था, और गलती से भी मान लीजिए कि जो लोग कहते हैं कि इस्लाम में जात-पात नहीं है, उन लोगों ने गलती से भी खास करके उर्दू में, चूंकि अरबी पर्शियन में तो दिख जाते हैं आपको कहीं कहीं, जैसे जेएनयू में भी कुछ लोग हैं जो ज्वाइन किए हैं, पॉइंट हुए, लेकिन उर्दू को इतना सेक्रेट और प्रोफेशन में बांट के रखा गया कि उसमें एक भी गलती से कोई, जेएनयू का उदाहरण ले सकते हैं, सबसे क्रांतिकारी कैंपस रहा है, उसमें आज तक कोई ओबीसी मुस्लिम नहीं है। बाकी माइनॉरिटी इदारे तो अलग हैं, उसकी तो बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि वहाँ पे उतनी लिबर्टी और डेमोक्रेटिक स्पेस नहीं था, इस तरीके से जाति पे बात करने की हिम्मत नहीं होती थी किसी की, लेकिन जेएनयू बनने के साथ ही तमाम सारे विमर्शों का केंद्र रहा और आज तक वहाँ एक भी डेजिग्नेटेड ओबीसी का कोई टीचर नहीं है, जबकि एससी के हैं, क्योंकि एससी एसटी की मजबूरी है तो इसलिए उनको देना पड़ा। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस मामले में अगर आपको ज़्यादा जानकारी लेना हो तो अली अनवर साहब जो बाद में पसमानदा महाज के एमपी भी बने जनता दल यू से, उनकी किताब है मसावात की जंग। हिंदुस्तान के किस मुस्लिम इदारे में, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं कि किस मुस्लिम इदारे में किस कास्ट की कितनी नुमाइंदगी है, कितने फीसद हैं, आप उस वक्त का उनका डाटा देख सकते हैं कि लोग किस तरह से नुमाइंदगी नहीं दे रहे हैं। मैं सिर्फ एक इदारे की बात नहीं कर रहा हूं, हिंदुस्तान के जितने इदारे हैं, चाहे वो जमीयतुल उलमाए हिंद हो, नदवा हो, देवबंद हो,
अलीगढ़ हो, जामिया हो, जेएनयू हो, मतलब हर एक इदारे में आप जाकर के देख सकते हैं कि उसमें एक सर्वे बेस्ड रिपोर्ट लगाई गई है कि कितना परसेंटेज अब तक तो दिया गया है। मैं जहां तक समझता हूं कि तारिक मंसूर पहले ऐसे ओबीसी थे जो अलीगढ़ के मुस्लिम बीसी बने। बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटी में मुस्लिम ओबीसी तक नहीं बनते हैं। मैं आज की बात कर लूं, आज इलेक्शन हो रहा है, कोई भी पार्टी पिछड़े मुसलमानों को टिकट देने से कतराती है। पूरे उत्तर प्रदेश में मेरी जानकारी से अगर बसपा को छोड़ दिया जाए तो सपा और कांग्रेस ने भी ओबीसी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया है, जहां तक मैं समझता हूं। हो सकता है किसी को दिया हो, उनकी कास्ट निकल के नहीं सामने आ पाई हो, लेकिन मेरी जानकारी से अभी तक सपा और बसपा कांग्रेस ने, बसपा को छोड़ दिया जाए तो एक भी टिकट पिछड़े मुसलमानों को जो खास तौर से पसमानदा से आते हैं टिकट नहीं दिया है। ये बड़ी बात है, लेकिन हमको इस पे भी आवाज उठाना चाहिए कि अब हम तो ये आवाज उठाते हैं, हर पार्टी में पसमानदा सेल भी होना चाहिए। लिटरेचर में भी ऐसे ही हम बात करेंगे कि जो लिटरेचर में इस तरह की बातें होती हैं तो अदब में उन चीजों को निकालना चाहिए। जैसा कि अभी हमने वली की बात कही या दूसरे लोगों की बात कही, बहुत इस तरह से अशार भरे पड़े हैं, उन भरे पड़े अशार को भी खत्म करना चाहिए, वो सोच बदलना चाहिए। जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मेला घूमनी के नाम से एक अफसाना पढ़ाया जाता था, जिसको हम लोगों ने कोशिश की, जो हमारे सीनियर थे उन लोगों ने ज्यादा कोशिश की और उस अफसाने को निकाला गया। तो अदब में भी इस चीज को निकाल देना चाहिए। आप किसमें ज्यादा पसमानदा विमर्श को, मतलब कब से कब तक के काल को आप ज्यादा बेहतर मानते हैं? एक कालखंड होता है कि अभी से लेके और पिछले 15 साल तक या उससे पहले, चूंकि आप लंबे समय से संस्थानों से जुड़े रहे हैं, तो पहले तो पसमानदा के नाम लेने पे भी दिक्कत होती थी, और प्रधानमंत्री के पसमानदा शब्द के उद्बोधन करने के बाद से क्या असर दोनों में आपको दिख रहा है? वो जाहिर सी बात है कि बहुत कुछ चीजें मिली नहीं और कोई नया होगा भी नहीं, लेकिन कम से कम जो स्पेस मिल रहा है उसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, इसको दो तीन हिस्सों में हम बांटेंगे। सही माने में पसमानदा आंदोलन तो एजाज साहब ने शुरू किया, लेकिन उस बात को भी हमें याद रखना चाहिए कि अल्बानिया से चलकर आने वाली मदर टेरेसा ने इस मुद्दे को बहुत हाईलाइट किया था। उसने कहा था कि दलित मुसलमान और दलित क्रिश्चियन को उसी तरह से रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उसी तरह से सारी सहूलियात मिलना चाहिए जिस तरह से दलित हिंदू, दलित सिख, दलित बौद्ध को मिलता है। ये मदर टेरेसा की देन थी, जो उसने कलकत्ता में इस बात को उठाई थी। फिर उसके बाद रामविलास पासवान ने भी इस बात को उठाया था, यहां तक कि कहीं कि दिल्ली की सड़कों में उस वक्त लिखा भी होता था दलित मुस्लिम रिजर्वेशन की बात। बाद में अनवर अली साहब ने पसमानदा मुस्लिम महाज बना करके एक मूवमेंट चलाया, और उस मूवमेंट का नतीजा ये रहा कि बिहार की सियासत में ये मुद्दा बहुत बड़ा बन गया। मजबूर होकर के उस वक्त की जो पार्टियां, दो पार्टियां खास तौर से राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू ने पसमानदा आवाज को समझा और उनकी नुमाइंदगी देना शुरू कर दिया था। आपको नहीं लगता है कि पसमानदा जो आइडेंटिटी थी वो बिहार में 1978 में फॉर्म हो चुकी थी, जब कर्पूरी ठाकुर ने अति पिछड़ा आरक्षण लगाया था, लागू किया था, तो उसी अति पिछड़ा में ही पसमानदा समुदाय के लोग आते हैं। लेकिन इनको प्रतिनिधित्व मिलते मिलते 2005 में जाके मिलता है, और 2005 और 1978 लगभग देखा जाए तो ये कई दशक बीत जाता है। तो उनकी नीयत को आप किस रूप में देखते हैं? यदि नीयत उनकी ठीक होती तो माइनॉरिटी के नाम पे उसके पहले जितने लोग भेजे जा चुके थे या उसके बाद भी जितने टिकट दिए जा रहे थे, उसमें से कम 50% पसमानदा को दिए जा सकते थे। नहीं, आपकी बात एकदम सही है कि पसमानदा की आवाज पहले से कर्पूरी ठाकुर या बीपी मंडल, जो रिजर्वेशन की बात, बीपी मंडल पसमानदा को मजबूत नहीं करते हैं, लेकिन वो कहीं की आवाज उठाने की बात वहां पे होती है। तो कर्पूरी ठाकुर ने तो बहुत बड़ी आवाज उठाई थी, वो रिजर्वेशन देने की बात भी वहां पे हुई थी। लेकिन रिजर्वेशन सही माने में उस वक्त 1931-32 का जो जनगणना है वहां से मिलना शुरू हुआ था। 1952 में खत्म कर दिया गया था, लेकिन हमारी आवाज कहीं खत्म नहीं हुई थी। चाहे वो मोमिन कॉन्फ्रेंस हो, उसने भी आवाज उठाया था, बाद में दूसरे लोगों ने भी इसको आवाज को उठाया था। लेकिन जब बौद्धों को और सिखों को रिजर्वेशन दिया, तब एक बार कहीं न कहीं दलित मुसलमानों की आवाज, दलित ईसाइयों की आवाज फिर से उठनी शुरू हो गई थी। और ये उसी दौर का है नतीजा कि अगर ये लोग शायद आवाज न उठाते, चाहे उसमें रामविलास पासवान का नाम जोड़ दीजिए,
मदर टेरेसा का नाम जोड़ दीजिए, रामदास आठवले ने भी इस पे आवाज उठाई थी, उदित राज ने भी आवाज उठाई थी, एजाज अली साहब उसी दौर में निकल के आते हैं, अनवर अली साहब उसी दौर में निकल के आते हैं। ये लोग कहीं न कहीं आप आवाज को देखेंगे, ये दबी नहीं थी, भले हल्की हो गई थी लेकिन आवाज कहीं न कहीं उठ रही थी। अब तो ये आवाज बहुत तेज हो गई, अब इसको दबाया नहीं जा सकता। आप ये जो आवाज तेज हुई है इसका श्रेय आप प्रधानमंत्री मोदी को देना चाहते हैं? जी नहीं, समाज में लहर धीरे धीरे चलती है, सिर्फ एक आदमी को हम इसका श्रेय नहीं दे सकते। हम न सिर्फ इसको मदर टेरेसा को श्रेय दे सकते हैं, न उदित राज को दे सकते हैं, न एजाज अली साहब को दे सकते हैं, न अनवर अली साहब को दे सकते हैं। ये एक समाज का एक रो होता है, एक रेस होती है, एक लय होती है जो चलती है, एक लहर होती है। ये लहर धीरे धीरे चल रही है। लहर कभी तेज होती है, कभी धीमी होती है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री होने के नाते जब उन्होंने कहा तो ये बात मीडिया में छा गया। उससे पहले मीडिया में उस तरह से नहीं आता था। अब लोगों को लगने लगा है कि देश का प्रधानमंत्री भी हमारा कर रहा है तो उसको ज्यादा हक मिलना चाहिए। तो आपको लगता है कि ये प्रधानमंत्री जब तक नहीं बोले थे तब तक किसी भी पब्लिक स्फीयर पे पसमानदा को लेके बात करना, लिखना, एकेडमिक्स में स्पेस बनाना संभव था? एकदम संभव था। बाकायदा पसमानदा आवाज के नाम से मैगजीन निकलती थी और हम लोग उसमें आर्टिकल लिखते थे। हमारे भी आर्टिकल उसमें 2-3 मतलब छपे थे। तो ऐसा नहीं है कि लिखना मुमकिन नहीं था, लिखते थे हम लोग भी। हाँ, ये है कि अब प्लेटफॉर्म हमारा बड़ा हो गया है, सोशल मीडिया में हम आ गए हैं, सोशल मीडिया का दौर है। अब हर घर में, हर मोबाइल तक ये बात पहुंचने लगी है। पहले हम मैगजीन से कुछ ही लोगों तक ये बात पहुंचाते थे, कभी कभी अखबारों में कुछ बातें आ जाती थी। पहले पसमानदा इशू पे लिखने वाले और पसमानदा इशूज को लेके आगे प्रोसीड करने वाले कई सारे स्कॉलर्स की एकेडमिक बलि चढ़ी है, आप उसके चश्मदीद रहे हैं जी। और क्या ये अब भी संभव है या फिर ये जो फितरत है लोगों की वो हमेशा रहेगी? नहीं, देखिए, कोई भी मूवमेंट जब चलता है तो उसमें कुछ लोगों की बलि होती है, तभी जा करके उसको वहां से रोशनी मिलती है, वहां से ताकत मिलती है। और आप देख लेंगे कि जब भी कोई मूवमेंट चलता है तो उसमें बड़े लोग मारे भी जाते हैं, लेकिन उन्हीं के विचारों को लेकर के फिर ये मूवमेंट आगे बढ़ता रहता है। ये हर मूवमेंट की देन है, ये इतिहास है इसका। आपके अनुसार, चूंकि हम लोग सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, कोई भी XYZ पॉलिटिकल पार्टी हो उससे कोई मतलब नहीं है, सामाजिक न्याय के पैटर्न पे एक तरफ बीजेपी पसमानदा का नाम ले रही है, दूसरी तरफ वो पार्टियां जिसको मुस्लिम वोट देते आया है उसके कान में भी जूं तक नहीं रेंग रहे हैं, वो इसका नाम तक भी नहीं ले रही है, प्रतिनिधित्व भी नहीं दे रही है। तो क्या आप इसको मानते हैं कि बाकी पार्टियां माइनॉरिटी के नाम पे इनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर रखी है कि ये जाएंगे कहां? बहुत अच्छा सवाल है, ये पॉलिटिकल सवाल है और जो आगे आने वाले दिनों में भी बड़ी अहमियत रखेगा। देखिए, नुमाइंदगी देने की बात कोई भी पार्टी इस तरह से किसी को नुमाइंदगी नहीं देती है जब तक कि उसके खिलाफ आप आवाज न उठाएं, उसके खिलाफ लड़ने को तैयार न हो जाए। अगर पसमानदा मूवमेंट से जुड़े हुए लोग, जैसे अभी एक पार्टी भी बन गई है, अकरम अंसारी या किसी एक आध लोगों ने और मिल करके ये बनाई है, अगर ये अपना कैंडिडेट उतारना शुरू कर देते हैं और उन पार्टियों के खिलाफ लड़ना शुरू कर देते हैं तो आने वाले दिनों में, यानी आने वाले कल में ये पार्टियां मजबूर हो जाएंगी कि पसमानदा मुसलमानों को अपना कैंडिडेट बनाए, MLC बनाए, राज्यसभा का मेंबर बनाए। पिछले दिनों जब मोदी जी 2017 से पसमानदा की बात कर रहे हैं, उसका नाम ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस बुनकर सम्मेलन करवा रही है। तो क्या आपके नजर में कांग्रेस जातिवादी है या भाजपा मुस्लिम तोड़ने का काम कर रही है? देखिए, कांग्रेस और भाजपा, ये पूरे हिंदुस्तान का जो कॉन्सेप्ट है जातिवादी, मैं तो ये कहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में जिस बिरादरी की जहां नुमाइंदगी होती है, कैंडिडेट उसी बिरादरी का बनाया जाता है। मैं तो कांग्रेस पे भी ये सीधा सीधा कहूंगा कि रामपुर में जो पहला इलेक्शन हुआ था 1952 में, उसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद को कैंडिडेट इसलिए बनाया गया था कि रामपुर में मुसलमान ज्यादा थे, किसी और को बना सकते थे, देश आजाद हुआ था। तो इसी तरह से हर जगह बनाया जाता है। जातिवादी तो सभी पार्टियां हैं, हर जात का देख करके टिकट देती हैं। रामपुर को ले लीजिए, मैं अगर दूसरी बात करूं मुरादाबाद का ले लीजिए, तीसरी बात करूं मेरठ का ले लीजिए, हर जगह यह हाल है। जिस जात की, मैं अलग अलग प्रदेश की बात करता हूं कि अगर 2-3 प्रदेश की बात नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग प्रदेश की बात कर दी तो वहां के मुख्यमंत्री जो बनते हैं, लाल के अलावा, यानी देवीलाल, हरियाणा को अगर ले लें तो देवीलाल का पूरा खानदान ही है। हुड्डा परिवार हरियाणा में, बस यही 2-3, रेड्डी और कम्मा आंध्र प्रदेश में। तो ये इस तरह की पूरी जातिवादी। यूपी और बिहार का भी नाम ले सकते हैं। यूपी बिहार भी ले सकते हैं। यूपी बिहार में तो मंडल के बाद से ओबीसी राजनीति शुरू हो गई, उससे पहले ब्राह्मण राजनीति थी, ब्राह्मण और ठाकुर की राजनीति थी, ये आप कह सकते हैं। लेकिन उसमें भी
सामाजिक न्याय केवल हिंदुओं के अंदर की ही बात की जाती रही, मुस्लिम के अंदर का जो सामाजिक न्याय था उसको सबने दरकिनार किया। हाँ, मुसलमानों की नुमाइंदगी सही माने में अभी तक नहीं मिल रही है जितनी परसेंटेज या प्रतिशत में मिलनी चाहिए। सियासत में जिसकी हिस्सेदारी जितनी होती है उसी हिसाब से हिस्सेदारी दी जाती है। मुसलमानों का अभी कोई ऑर्गेनाइजेशन उस तरह से अपनी हिस्सेदारी ले नहीं पाया है या उस तरह से लड़ नहीं पाया है। आने वाले दिनों में मुझे उम्मीद है कि ये ऑर्गेनाइजेशन बना करके लड़ाई शुरू हो जाएगी और नुमाइंदगी हम लेके रहेंगे। उत्तर प्रदेश में एक युवा नेता दानिश आजाद अंसारी साहब को मंत्री बनाया गया है और कई सारे और भी जो ये उर्दू अकादमी हुआ, हज कमेटी और माइनॉरिटी कमेटी, इसके कई सारे जो सेक्शंस हैं उसमें पसमानदा लोगों को उसका हेड बनाया गया है। आप इसको किस रूप में देखते हैं? ये अपीचमेंट की राजनीति है जो कांग्रेस मुस्लिम के नाम पे करती थी, बीजेपी पसमानदा के नाम पे कर रही है, या फिर इसको सामाजिक न्याय के रूप में आप देखते हैं? इसको मैं सामाजिक न्याय के रूप में देखता हूँ कि बीजेपी को पहले लगता था कि मुसलमानों में एक खास कम्युनिटी जो शिया के नाम से है वो वोट देती थी, इसलिए उनके यहाँ मंत्री बनते थे। पीएम मोदी के पसमादा अनाउंसमेंट, फिर उसके बाद पसमादा मूवमेंट को अच्छी तरह से समझने या बीजेपी के लोगों को समझने के बाद अब लगने लगा है कि इस बिरादरी को भी नुमाइंदगी मिलना चाहिए। और इसी का नतीजा है कि चाहे वो उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी के जो कैफुल वरा साहब बनाए गए, हज कमेटी के भी बनाए गए, मदरसा बोर्ड के भी लोगों को बनाया गया, तो ज्यादातर इसमें पसमादा लोगों को ही नुमाइंदगी दी गई है। और ये सामाजिक न्याय के तौर पे मैं देखता हूँ, अपीजमेंट के तौर पे नहीं देखता हूँ। अभी आप एक स्कॉलर के साथ साथ एक अध्यापक है, एक विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं, आपके बहुत सारे छात्र हैं, पीएचडी कर रहे हैं जो बाकी देश भर के छात्र, चाहे ह्यूमैनिटीज में हो, सोशल साइंस में हो या फिर लैंग्वेजेज में हो, तो वो जो करना चाह रहे हैं इस पे काम, पहले चूंकि संभव नहीं था कि केवल माइनॉरिटी के नाम पे चीजें होती थी हिंदू मुस्लिम की, लेकिन अब बातें तो अंदर खाने जाति की चलती ही थी, जाति को लेकर विमर्श किया जाता था, लेकिन एकेडमिक में स्पेस नहीं था। अब चाहे वो जैसे भी हो, प्रधानमंत्री के कहने की वजह से हो या एक समाज का जो परिवर्तन का कालखंड होता है उस वजह से हो, स्पेस बना है। तो उन छात्रों को, उन स्कॉलर्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस रूप में इसको प्रोसीड किया जाए? देखिए, ये अच्छा सवाल है कि आने वाले कल की बात यहाँ हो रही है कि किस तरह से इसको मुद्दा बनाया जाए और अपनी बात को उजागर किया जाए, लोगों तक पहुँचाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए लिटरेचर की ज़रूरत होती है। पसमादा लिटरेचर सही माने में बहुत कम लिखा गया है। इसके पीछे कारण आप किसको मानते हैं? जबकि ऐसा नहीं है कि पसमानदा लोग पढ़े लिखे नहीं या फिर वो लोग पहुंचे नहीं थे, स्कॉलर के रूप में तो रहे ही, पहले उनको एकेडमिक स्पेस नहीं मिला, वो एकेडमिशियन नहीं बन पाए, तो इसका जिम्मेवार आप किसे मानते हैं? नहीं, लिटरेचर नहीं लिखे जाने का। सामाजिक लेवल पे इसको देखना होगा कि इसके पीछे क्या वजह है। समाज में हमें देखिए, अगर मुस्लिम हुकूमत की मैं बात करूं तो वहां पे दो चीजें थी, एक था अहले कलम, एक था अहले सैफ। सैफ के माने तलवार होता है, यानी लड़ने भिड़ने वाला जो काम करता था वो एक तबका होता था, दूसरा कलम वाला होता था। आप पूरी तारीख, उसकी हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए कि ये अहले कलम में, यानी जो लिखने पढ़ने वाले लोग होते थे, उसमें किस बिरादरी के लोग ज्यादा होते थे? आप वहां परसेंटेज देख लीजिए, शायद ही कोई पसमादा या समाज के निचले तबके से कोई मिल जाए। यही वजह है कि वो लोग उस तरह से इसमें आगे नहीं बढ़ पाए। कबीर को देख लीजिए आप, कबीर का एक नाम ले सकते हैं कि कबीर का सवाल बहुत बड़ा है, कबीर ने इस बात को उठाया भी और दूसरे लोगों ने भी इस पे बहुत कुछ लिखा है। लेकिन मैं सिंपल सी बात इसमें यही कहूंगा कि अगर पसमादा तहरीक को आगे बढ़ाना है, पसमादा मूवमेंटों को आगे बढ़ाना है, तो हमारे जो एकेडमिशियन हैं, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस के हों, हिस्ट्री के हों, सोशल साइंस के हों, जिस सब्जेक्ट के भी हों, उनको इस पे काम करना होगा। अगर मैं लिटरेचर की बात करूं तो इसमें नावल लिखना चाहिए, हमें अफसाना लिखना चाहिए, नज़में लिखनी चाहिए, मसनवी लिखनी चाहिए, ताकि हम इस बात को और ऊपर ले जा सकें। जो हमारी नई जनरेशन है उसको अपने मसाइल जो हमारे हैं, जो हमारी समस्याएं हैं, उससे अवगत करा सकें और जो हमारे हक चाहिए उसके बारे में भी उनको बता सकें। इसके लिए एक लिटरेचर की ज़रूरत होती है। हमारे यहाँ इस पर लिटरेचर बहुत कम है। जैसे एजाज अली साहब ने कोई लिटरेचर का काम उस तरह से नहीं किया। अनवर अली साहब ने 2 किताबें लिखी, मसावात की जंग और दलित मुस्लिम। बाकी स्कॉलर्स क्यों नहीं लिख रहे हैं या तब क्यों नहीं लिखे? आर्टिकल अभी भी नहीं लिख रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण मान रहे हैं? उनका डर है कि इससे हमारा साफ तबका नाखुश हो जाएगा, या फिर उनको ये लगता है कि अभी
मोदी इस बात को लेके बोल रहे हैं पसमानदा, तो हम लिखेंगे तो हमें मोदी का समर्थक मान लिया जाएगा, भाजपा समर्थक मान लिया जाएगा? नहीं, प्राइम मिनिस्टर के कहने के बाद इसमें बदलाव तो जरूर आया है। पहले भी लोग लिखते थे, कम लिखते थे। सच बात यह है कि एकेडमिशिया में जो लोग जाते हैं, जब वो अपना पेपर उस तरह से सामने रखते हैं, तो जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं तो वो दूसरे कास्ट के होते हैं। इसका असर तो पड़ता है, ये सच्चाई है, चाहे कोई इसको माने या न माने। मैं इस बात को जरूर मानता हूं कि जब उनके सामने इस टॉपिक पे, पसमानदा पे कुछ लिखा हुआ आर्टिकल पेश किया जाता है तो उनकी भौंवें चढ़ जाती हैं। वो फर्क तो पड़ता है। लोग अभी भी थोड़ा बहुत इससे डरते हैं कि ऐसा ना हो कि हमारी नौकरी इससे चली जाए। बहुत सारे लोग टॉपिक लेने से ये बचते हैं। क्या आपको लग रहा है कि अभी भी ये डर है उनके अंदर? एकदम डर है। अभी भी समाज में ये हायरार्की अभी भी बनी हुई है, चारों वर्ण अभी भी है। मुसलमानों में भी जिस तरह से हायरार्की है सामाजिक कास्ट के नाम पे, उसी तरह से हिंदू में भी है, उसी तरह से सिख में भी है, उसी तरह से क्रिश्चियन में भी है। हर जगह यह हायरार्की अभी भी बनी हुई है।